साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका। प्राचीन समय में कृषि यंत्रों का इतना अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता था, परंतु समय के साथ साथ कृषि यंत्रों का महत्व बढ़ते ही जा रहा है और इसकी मांग भी बढ़ते जा रही है। आज कृषि यंत्रों का उपयोग किए बिना कृषि करना संभव नहीं है। और दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी कुछ यही है, कृषि यंत्रों की उपयोगिता और कृषि में समसामयिक कार्य। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर एस धाकड़ जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर मध्य प्रदेश से हैं और कृषि वैज्ञानिक हैं। और हमारे साथ एक सफल किसान भाई भी हैं जो कि आकाश पटेल जी हैं, जो कि ग्राम बगरोदा मध्य प्रदेश से हैं। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। मेरा सबसे पहला सवाल धाकड़ सर आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में कृषि यंत्रों का क्या महत्व है, इस संबंध में आप प्रकाश डालें। जी। किसान भाई, आज के समय में कृषि यंत्रों के बगैर खेतीबाड़ी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे कई जिलों में जिनके पास सिंचाई के साधन की उपलब्धता है, गर्मी में भी तीसरी फसल ली जा रही है। जहां हम लोग तीसरी फसल लेते हैं, वहां पर हमारा 3 फसल लेते हैं तो लगभग 365 दिनों में से लगभग 320 दिन हमारे खेतीबाड़ी में ही चले जाते हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, जो कि हमारे कृषि यंत्रों के द्वारा ही संभव है। चाहे जुताई के कार्य हो, चाहे हमारे बुआई के कार्य हो, चाहे हमारे पौध संरक्षण के लिए कार्य हो, फसल को बचाना है कीट व्याधि से, चाहे हमारे हार्वेस्टिंग के काट हो, गहाई के काम हो, ये सब काम हम लोगों को करना है, कम समय में करना है, क्वालिटी वाइज करना है, जिससे हमारे प्रोड्यूस हैं उपज अच्छी आए, बाज़ार में उपज अच्छी मिले। ये तभी संभव है जब हमारे पास में कृषि यंत्र सभी तरह के उपलब्ध हैं। और कृषि यंत्र रहेंगे हमारे पास, समय पे सभी काम होंगे, तो हम लोग 3 फसल ले पाएंगे। कई जगह किसान भाई 4 फसल भी ले रहे हैं, और कृषि यंत्रों के बगैर ये संभव नहीं है। इससे क्या है कि हम लोग समय पे काम भी होंगे, और इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी किसान की। जी हाँ धाकड़ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दर्शकों, आज समय बहुत कीमती है और कृषि यंत्र का उपयोग करके कहीं ना कहीं हम समय की बचत करते हैं। और दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे साथ एक सफल किसान भाई भी हैं, आकाश जी। तो आकाश जी, एक बार फिर से आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, आप कैसी खेती करते हैं और आपके पास कितने एकड़ भूमि है? नमस्कार किसान भाइयों, मैं तकरीबन 10 एकड़ कृषि करता हूं। और पिछले कुछ समय से मेरे पिताजी खेती किया करते थे। इसके बाद धीरे धीरे मेरा भी उनमें सहयोग बढ़ा है और आज मैं पूर्णतः कृषि कर रहा हूं, जिसमें मैंने नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। जैसे पिताजी और दादाजी के समय से खेतीबाड़ी में बैलगाड़ी और ये सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में हम नई नई टेक्नोलॉजी जैसे हल का उपयोग करते हैं और कटाई के लिए रीपर का उपयोग करते हैं, और आज के ज़माने में जैसे हम हार्वेस्टर का भी उपयोग करते हैं, जिससे क्या समय की बचत होती है। और समय की बचत होने के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने से हमें उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। जैसे हम यदि बुवाई की बात करें तो बुवाई में 5 चक्के वाली वो चीज़ें जो आती है, तो उसको बढ़ाकर हमने 10 और 11 चक्के की चीज़ों का उपयोग करना शुरू किया है, जिससे बुवाई का समय भी बचता है और बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी यूज़ करने से उत्पादन की क्षमता भी बढ़ती है। तो आकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं समय की भी बचत होती है और बहुत नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करने से बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलता है। तो धाकड़ जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि गहरी जुताई क्यों आवश्यक है और इसके क्या क्या लाभ हैं, आप हमें बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो गहरी जुताई है हमारा गर्मी के सीजन में ही की जाती है। और हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से हमेशा सलाह किसान भाइयों को दे रहे हैं कि हम लोगों को प्रत्येक वर्ष नहीं 3 साल में एक बार गहरी जुताई करनी है। और गहरी जुताई इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग 3 फसल ले रहे हैं, बार बार हम लोग कल्टीवेटर चलाते हैं, तो कल्टीवेटर एक निश्चित गहराई पे चलता है, उसके कारण ज़मीन वहाँ पर हार्ड हो जाती, चिकनी हो जाती है।
तो इस हार्ड लेयर को हम लोगों को 3 साल में एक बार तोड़ना है ना। तो ये हार्ड लेयर टूटने से हमारी जो ज़मीन है उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता बढ़ेगी, हमारी अभी गहरी जुताई करेंगे, बरसात के सीजन में पानी हमारा ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे हमारे खेतों में नमी बने रहेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये रहेगी, ज़मीन की अल्टा पल्टी हो जाती है, जिससे जो पोषक तत्व हैं उनका ऊपर, जो नीचे रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर तो हमारी फसल ले ही रही है, तो पोषक तत्व हमारी फसलों को मिलते रहते हैं। तीसरा फ़ायदा किसान भाइयों को ये रहता है कि जब हम लोग गहरी जुताई करते हैं उसके कारण क्या है कि जो हमारा भी तापक्रम है, गर्मी में हमारा लगभग 45 डिग्री तक जाता है, तो जो हानिकारक फफूंदे हैं, कई हमारे कीट व्याधि हैं, कई जगह हमारे खरपतवार हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को इसमें फ़ायदा मिलता है। इसलिए 3 साल में एक बार गहरी जुताई किसान भाइयों को करना चाहिए। और ये हमारा रिवर्सिबल प्लाऊ हो गया है, प्लाऊ के माध्यम से आप लोग करना चाहिए। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और हमारा आज के कार्यक्रम का विषय है कृषि यंत्रों की उपयोगिता एवं कृषि में समसामयिक कार्य। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर SS धाकड़ जी, और साथ ही हमारे बीच एक सफल किसान भाई आकाश पटेल जी भी हैं। तो चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, अगर हम बात करें, इस समय का बहुत ही विशेष प्रश्न है कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उन्नत कृषि यंत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे शाजापुर ज़िले में जहाँ हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारा पूरा जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय और हमारे जो कृषि अभियान की संचालनालय है वहाँ के डायरेक्टर महोदय भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि गेहूँ, अभी की वर्तमान समय में हम लोग गेहूँ की जो नरवाई है, खासकर जब हार्वेस्टर चलते हैं तो उसमें गेहूं की नरवाई के बारे में बताऊं, हमारा जैसे 1 हेक्टेयर में 50 कुंटल गेहूं पैदा हो रहा है, तो 50 कुंटल के आसपास ही हमारी उतनी नरवाई रहेगी, है ना। तो इस नरवाई का प्रबंधन करना है। कई जगह किसान भाई ये देखने में आ रहा है कि आग लगा देते हैं, और आग लगाने इसके दुष्परिणाम ये रहते हैं। कई जगह तो क्या है कि हमारे मकानों में ही आग लग जाती, फसल बगल में रखी रहती है उसमें आग लग जाती। इसके अलावा हमारे खेत तपते हैं, उनका तापक्रम बढ़ता है, इसके कारण हानिकारक कीट जो है, वो जो लाभदायक कीट हमारे खेतों में रहते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। हमारी ज़मीन जब हम आग लगाते हैं तो वो पूरी तरह से हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाने से कारण उसकी क्या है कि उपजाऊपन कम हो जाता है, उसके अंदर जो कार्बन है वो कम हो जाता है। तो इस तरह के दुष्परिणाम रहते हैं। तो इसको करने के लिए शासन कई तरह की योजनाएं चला रहा है, और किसान भाइयों के पास में भी नए नए कृषि यंत्र आ गए हैं। जहाँ जहाँ पर इस तरह की नरवाई है, खासकर हम गेहूँ की हम लोग वर्तमान में बात करें, तो जहाँ हार्वेस्टर चले हुए हैं, तो हार्वेस्टर के बाद में हम लोगों को स्टर रीपर चलाना है। तो स्टर रीपर से जो नरवाई पड़ी हुई उसका भूसा बन जाता है, जो कि हमारे पशुधन है उसके उपयोग में आता है, और जो 8 से 10% गेहूँ छूटा रहता है वो कलेक्ट हो जाता है। तो इसका प्रयोग अपने करना है। इसके अलावा जो बचा रहेगा उसको रोटावेटर से ज़मीन के अंदर उसको मिलाना है। इसके अलावा जो हार्वेस्टर से कटिंग रहती है उसको चापर आता है, चापर एक कृषि यंत्र है, उससे भी छोटे छोटे उसको जो नरवाई है उसको काट देगा, जिससे ज़मीन में वो मिल जाएगा। ये करना है। इसके अलावा फसल अवशेष में क्या एक बेलर आ रहा है, बेलर जो उन्नत कृषि यंत्र है, लगभग 15 से 20 लाख रुपए का आता है। तो इसको चलाना है। ये जो हमारा भूसा रहता है, नरवाई रहेगी, चाहे गेहूँ की हो चाहे हमारी धान की हो, उसको कंप्रेस करके एक छोटे बंडल में बनाता जाता है। उसको रखने में भी आसानी रहती है, और किसान से वो इकट्ठा भी हो जाता है। बाद में हमारी कई तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, बायोडीजल वगैरह बना रही हैं, उसमें वो प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह के जो गहरी जुताई करते हैं उससे भी वो हमारी नरवाई ज़मीन के अंदर बच जाती है। तो ज़मीन में इस नरवाई को मिलाना है, जिससे कि ये बाद में खाद के रूप में कार्य करे, है ना। जो ज़मीन में मिलेगी उसको बरसात के सीजन में उसको नमी मिलेगी तो वो सड़ जाएगी, जिससे हमारे खेतों पे कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। तो इसलिए सभी तरह का बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बात और मैं ऐड करना चाह रहा था, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट मेगा कस्टम हायरिंग केंद्र इस साल से लॉन्च किए हुए हैं, जो कि हमारे जैसे रायसेन जिले में देखें तो
उदयपुरा में एक राजकुमार गंगुलिया जी को मिले हुए हैं, एक ठाकुर है उसको मिले हुए हैं। तो मेगा कस्टमरिंग केंद्र पूरे मध्य प्रदेश में 5-15 दिए हुए हैं। तो वहाँ पर भी किसान भाई संपर्क करके, अभी गेहूं की नरवाई है, जहां हमारा मक्के का एरिया है, मक्के में भी जो उसका रहता है उसको भी जो नरवाई रहेगी, उसका पेड़ा रहेगा, उसको काट के वो ले जाएंगे। फ्री ऑफ कास्ट भी कई जगह ले जाते हैं। सर, तो जैसा संपर्क कि करके अभी आपने ये कस्टम हायरिंग वर्ड का इस्तेमाल जी, किया, जी। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है? हाँ, और ऐसे किसान जिनके पास यंत्र नहीं जी, है, जी। तो वो कैसे इस सुविधा का लाभ ले बिल्कुल, बहुत सकते ही हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई किसान भाइयों को इसकी जानकारी नहीं जी। रहती है। शासन जैसे जो मेगा कस्टम हायरिंग केंद्र चला रही है, ये तो बड़े कस्टम हायरिंग केंद्र है, इसमें 5-5 ट्रैक्टर दिए हुए हैं। सभी तरह के एडवांस जो आपके बेलर हैं, रेकर हो गया, इस तरह की सभी एडवांस मशीनरी दी हुई है। तो इसका किसान भाइयों को इसलिए उपलब्ध कराए हैं कि उस क्षेत्र में, उस ज़िले में, आसपास के ज़िले में इन कृषि यंत्रों का जो भी निर्धारित दर है, कलेक्टर ने निर्धारित की हुई है, किराए से वो उसको ले सकते हैं। जैसे बेलर है, बेलर की कीमत 15 लाख होती है, एक छोटा किसान तो खरीद नहीं सकता है, किराए से लेके उसका उपयोग कर सकता है। इसी तरह के छोटे कस्टम हायरिंग केंद्र रहते हैं, जिसमें 1 ट्रैक्टर दिया जाता है, 2 ट्रैक्टर दिए जाते हैं, और सभी तरह के जो बेसिक कृषि यंत्र हैं, जुताई के, बुआई के, पोस्ट हार्वेस्टर, वो कृषि यंत्र दिए जाते हैं। तो जिला स्तर पर ये लगभग प्रत्येक ज़िले में 5 से 8 हर साल ये कस्टम हायरिंग केंद्र जुड़ते जा रहे हैं। तो 50 से 60 कस्टम हायरिंग केंद्र प्रत्येक ज़िले में है। वहाँ से किसान भाई किराए से लेके अपने खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो सर, किसान भाई सीधा संपर्क कर सकते हैं इन केंद्रों से, हाँ, या कैसे इस सुविधा का लाभ ले सकते पहले हैं? जिस किसान भाई के पास में कस्टम हायरिंग केंद्र है, पहले वो अपनी खेती करेगा, फिर वो किराए से चलाएगा। जो शासन द्वारा निर्धारित दर है उसमें किराए से चलाएगा। तो जो छोटा किसान है उसको किराए पे उन्नत कृषि यंत्र मिल जाएंगे, और जो कस्टम हायरिंग केंद्र चला रहा है उसको अपना रोजगार मिल जाएगा, स्वरोजगार मिल जाएगा, उसको भी फायदा हो जाएगा, छोटे किसान को भी फायदा हो जाएगा। तो धाकड़ जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। और किसान भाइयों, अगर आपके पास बहुत कम यंत्र हैं या आपके पास यंत्र नहीं है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप किराए से भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और किराए से यंत्र ले सकते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगला सवाल जो है आकाश जी मेरा आपसे है, हमने जैसा कि अभी सुना कि आप साथ में खेती बाड़ी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे कि MPPSC एंड UPSC। तो आप इस संबंध में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को प्रकाश डालें। आप कैसे समय जो है व्यवस्थित कर पाते हैं, कैसे पढ़ाई में टाइम देते हैं और कैसे खेती बाड़ी में समय देते हैं, ताकि हमारे युवा किसान भाइयों को भी आपसे मार्गदर्शन मिले और प्रोत्साहन मिल सके। देखिए, मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि यदि कोई किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा है या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो कृषि से संबंधित क्षेत्र में समय, किसान के पास ऐसा कहा जा सकता है कि समय भी बहुत है, और ये भी चीज़ें कहा जा सकता है कि समय बहुत कम है। क्योंकि किसान की जो दिनचर्या होती है वो सुबह उठने से लेके शाम तक इतनी व्यस्त होती है कि कोई भी चीज़ कहा नहीं जा सकता कि कब उसको क्या करना है। जैसे किसान सुबह उठता है तो पशुपालन से रिलेटेड बहुत सारी उसको चीज़ें होती हैं, गाय भैंसों का काम होता है, गाय भैंसों के काम के साथ साथ फिर खेती का भी देखना होता है, खेती के साथ साथ फिर दिन का उसका समय होता है कि मुख्यतः लाइट का एक अपने समय में एक निर्धारित समय होता है कि इस समय लाइट आती है, लाइट के साथ साथ कि कब उसे पानी फेरना है, और फिर शाम का जो समय होता है उसमें फिर वही सारी चीज़ें आ जाती है कि उसकी गाय भैंसों को दूध निकालना है, गाय भैंसों का गोबर है। तो इस सारी चीज़ों के बाद जो समय रात का समय बचता है, मैं उस समय में पढ़ाई कर लेता हूँ। और अभी तकरीबन मैं 2 बार मुख्य एग्ज़ाम की तैयारी करके और 2 बार मैंने मेंस लिखा हुआ है। इसके बाद जो बीच में जो समय बचता है, उस समय में मैं खेती और किसानी करता हूँ। निश्चित रूप में हमारे युवा साथियों को आपसे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, और जहाँ चाहा वहाँ रहा। जी हाँ, और आकाश जी इसका जीता जागता उदाहरण है कि ये खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ
सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और हमारा आज के कार्यक्रम का विषय है कृषि यंत्रों की उपयोगिता एवं कृषि में समसामयिक कार्य। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर एस धाकड़ जी, और साथ ही हमारे बीच एक सफल किसान भाई आकाश पटेल जी भी हैं। तो चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अगला सवाल धाकड़ साहब हमारा आपसे है, जैसे कि अभी मूंग का सीजन चल रहा है, तो मूंग की फसल के लिए अभी कौन कौन से कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, आप इस संबंध में थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे मध्य प्रदेश में मूंग के साथ कई जगह उड़द भी लगा रहे हैं, तीसरी फसल के रूप में गर्मी में ले रहे हैं। कई किसान भाइयों की बोनी हो गई है, लगभग ये है, कई जगह 15 दिन की फसल हो गई, कई जगह 20 दिन की हो गई है, कई जगह जहाँ गेहूँ लेट कटे हैं वो किसान बुआई भी कर रहे हैं। तो इसके लिए बुआई के लिए सबसे बड़ा कृषि यंत्र है, क्योंकि समय की बचत करना है, तो हम लोगों को इस तरह के कृषि यंत्रों को प्रयोग करना है कि जुताई और बुआई एक साथ हो जाए, मतलब जुताई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। वो कृषि यंत्र है हमारा हैप्पी सीडर और सुपर सीडर। इसमें जुताई मतलब रोटावेटर का काम भी करता है, और बुआई आपकी खेत की तैयारी भी करेगा रोटावेटर, और बुआई के वो भी रहेगा, दोनों मशीनों का मिश्रण रहता है। तो आपको सुपर सीडर और आपका हैप्पी सीडर, इसका जुताई और बुआई हो जाएगी। जहाँ हमारी लगभग 15 से 20 दिन की फसल हो गई है, उसमें किसान भाई जो बीडर हैं, चाहे बैलों से चलने वाले हों, चाहे साइकिल वाले हों, चाहे हमारे ट्रैक्टर में पंजी लगी रहती है, उससे चलाएंगे तो जो हमारा खरपतवार है, क्योंकि आजकल खरपतवार सभी सीजन में आने लगा है, तो खरपतवार से निदाई करनी है तो वो ये निदाई करें। जहाँ पर लगभग हमारी 1 महीने की फसल हो गई है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू हो जाता है जो लगभग कटाई तक रहता है, वो अपने को जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो हमारी पौध संरक्षण की दवाइयाँ, उनका प्रयोग करना है लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पे। उसके लिए बहुत सारी दवाई छिड़काव के यंत्र आ गए हैं। हमारा हस्तचलित भी रहता है, उसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं, छोटे किसान हैं उनको प्रयोग करने चाहिए। इसके अलावा क्या है कि डीजल से चलने वाले रहते हैं, वो भी हस्तचलित ही रहते हैं, उनसे कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है, उसका प्रयोग करने चाहिए, वो अपने को प्रयोग करना। और ट्रैक्टर से चलने, जो बड़े किसान हैं उनके लिए ट्रैक्टर से चलने वाले दवाई छिड़काव यंत्र आ गए हैं, जिससे कि उनका प्रयोग करें। दवाई छिड़काव के अलावा जो हम लोग पोषक तत्व हैं, घुलनशील खाद है, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे जब पहले खाद नहीं दे पाए, हमारी थोड़ी फसल कमज़ोर दिख रही है, तो हम घुलनशील खाद जो 19 हो गया, 05234 हो गया, इस तरह खाद भी हम लोग दे सकते हैं। धाकड़ जी, उद्यानिकी फसलों में आय बढ़ाने हेतु कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्रों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उद्यान की फसलों के माध्यम से किसान भाइयों की इनकम ज़्यादा होती है। हमारे शाजापुर ज़िले में लगभग जो रबी के सीजन है उसमें आलू, लहसुन, प्याज लगाते हैं। अभी जो किसान भाई हैं मल्चिंग के माध्यम से तरबूज खरबूज लगे हुए हैं, और कई किसान भाई अपनी खीरा लगाने की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं। तो उद्यान की विभाग के माध्यम से जो उड़द, मूंग और गेहूं, चने में 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो उद्यान की फसलों में आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख, और मल्चिंग से खेती कर रहे हैं और नेट हाउस पॉलीहाउस कर रहे हैं, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 5 लाख तक कमा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई जो उन्नत कृषि यंत्र है, खेत को लेवल करने के लिए एक लेजर लेवलर आता है। आपका अभी समय है कि खेत खाली भी है, तो खेत को आप एक निश्चित स्लोप पर रखें, जिससे जल निकासी आसानी से हो जाए। और हमारे सभी जब हम पौधे लगाएं, तो उद्यान की फसलों में जो हम पौध तैयार करते हैं वो भी काफ़ी महंगे रहते हैं, तो उसको एक मेड़ पे जो हमारा रेज बेड प्लांटर आता है, उससे हमारी मेड़ बना ली, बंड बना लिया, उससे हम लोग मल्चिंग, उस पर मल्चिंग सीट बिछा ली। मल्चिंग सीट बिछाने की मशीन आती है, उसके माध्यम से बिछा सकते हैं। उसके अलावा फिर उस पौधे को रुपाई करना है हम लोगों को, तो रुपाई करने के भी कृषि यंत्र आते हैं, उससे हम लोगों ने कर लिए। तो ये हम लोगों को करना है। इसके अलावा जो निदाई के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, वो ट्रैक्टर से चलने वाले कई तरह के कृषि यंत्र हैं, वो आप लोग करेंगे। तो उद्यान की फसलों में भी जो अलग अलग कृषि यंत्र यही हैं, हम लोग को अटैचमेंट थोड़े से चेंज करना है, जिससे कि हम लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो जाए। तो जी हाँ धाकड़ साहब, आज के किसान बहुत जागरूक हैं और नई नई तकनीकी को अपना रहे हैं, और इससे उनकी आय भी काफ़ी बड़ी है। तो धाकड़ साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाई, अभी तो जो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण सलाह तो यही है कि हमारे गेहूं की नरवाई है
उसको जलाना नहीं है। जो कृषि यंत्र आपको बताए गए हैं उनका प्रयोग करके हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, ज़मीन में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है। इसके अलावा गहरी जुताई करनी है अपने को। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन नहीं है वो उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग कर जल संरचनाएँ बनाएं। जो संरचनाएँ आप लोग बना लेंगे जो कि आगामी सीजन में आपको काम आएंगी। इसी तरह मृदा संरक्षण के लिए मेड़बंधन बनाएं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी कृषि यंत्र हैं आपके पास में उपलब्ध हैं, कई किसान भाई के पास ट्रैक्टर रहते हैं, कृषि यंत्र रहते हैं, उसको रख लेते हैं। रखें नहीं, उसको किराए से चलाएं जिससे आपकी इनकम बढ़े। और चलाने के बाद में जो भी कृषि यंत्र है उसका समसामयिक रख रखाव जरूर करें। रख रखाव नहीं होगा तो ख़राब हो जाएंगे, समय पे काम नहीं आएंगे। तो सर रख रखाव किस तरह से किया जा रख सकता रखाव के है? लिए क्या है कि बेसिकली हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि अभियान की संस्थान और भोपाल का जो बुधनी में जो ट्रैक्टर का संस्थान, वहाँ भी लगातार प्रशिक्षण चलते रहते हैं। तो हम लोग किसान भाइयों की सलाह ये है कि आप लोग 5-7 दिन की ट्रेनिंग कर लें। तो इसमें सभी चीज़ें आपको बता देते हैं कि आपको मतलब जैसे 200 घंटे में अपनों को ऑयल चेंज करना है, 200 घंटे में 250 घंटे में फिल्टर चेंज करना है, हवा का प्रेशर कितना रखना है, छायादार स्थान पर रखना। इस तरह की जो मोटी मोटी बातें हैं, 50 घंटे में मतलब प्रतिदिन क्या करना है, 1 सप्ताह बाद क्या करना है, फिर 1 महीने बाद क्या करना है, ये सब चीज़ें रही तो हमारा जो कृषि यंत्र हैं, ट्रैक्टर होगा, वो पूरी तरह से अच्छी हालत में रहेंगे, तो हमेशा चलते रहेंगे, इनकम भी अच्छी होगी। धाकड़ जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और आकाश जी, चलते चलते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे युवा किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवा किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हमारे नए नए जो युवा हैं वो छोटे छोटे चीज़ों से डर जाते हैं और कई जगह पर बड़े शहरों में जाकर नौकरी करते हैं और उनको ये लगता है कि उनके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ जो भूमि है उसमें उनका पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आप एक बार शुरुआत करके देखिए, आप 1 से 2 एकड़ भूमि में भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सिर्फ 2 एकड़ भूमि है तो आप कृषि करिए, कृषि के साथ साथ पशुपालन करिए। और यदि आप कृषि भी नहीं करना चाहते हैं तो आप नई तकनीक से कृषि करिए। आजकल आपने देखा होगा कि कई जगह पर मशरूम उगाए जाते हैं, मशरूम की खेती की जाती है। तो इस तरह की खेती आप कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। और इसके साथ साथ आप पशुपालन कर सकते हैं। पशुपालन के साथ साथ एक नई चीज़ आपको देखने के लिए मिली है कि जैसे हम पशुपालन में डेयरी फार्म जब हम इसका ओपन करते हैं तो वहाँ से हमें दूध उत्पादन होता है। तो दूध उत्पादन के साथ साथ हम एक कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट से आपको लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आप दूध तो बेच पाएंगे, दूध के साथ साथ मठा, दही और साथ साथ घी भी बेच सकते हैं आप। आकाश जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मांग के अनुरूप भी खेती की जा सकती है और साथ ही साथ प्रोसेसिंग यूनिट डाल के भी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। तो धाकड़ जी आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश जी आपने भी हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। औषधि वनस्पति की राजधानी नीमच, पंच सरपंच सम्मेलन उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, पशुपालकों को उपलब्ध कराए उन्नत नस्ल के सांड और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जारी विकास प्रक्रिया से मध्य प्रदेश का परिदृश्य निरंतर बदल रहा है। स्कूल शिक्षा हो, पर्यटन हो या औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार, सभी क्षेत्रों में प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच मंदसौर क्षेत्र राजस्थान का द्वार है और रामपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य अभिभूत करने वाला है। औषधीय वनस्पति की राजधानी नीमच मंदसौर को चीता प्रोजेक्ट और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि औषधीय वनस्पतियों की खेती के लिए मंदसौर नीमच राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध है और प्रसिद्ध है। इसके लिए यहाँ के किसान अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। ये किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,53,280 रुपये है। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना से चलने का परिणाम है। ये बात मुख्यमंत्री ने विगत दिनों नीमच में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विगत दिनों को पंच सरपंच उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री पटेल ने कहा कि पंचायती राज की कल्पना भारत में ही की गई थी। पंचायती राज की जो सामुदायिक परिकल्पना है वह हमारी परंपराओं और हमारे पंच परमेश्वर के दर्शन में है। हमारी पंचायत व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो आत्मनिर्भर व स्वावलंबी हो। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पंचायतों को अपने संसाधनों से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सभी पंचायतों में सामुदायिकता का भाव होना चाहिए और पंचायतों के लिए 5 वर्ष के लिए कौन से कार्य करना है ये सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालाब, सड़क, बांध तकनीक को ध्यान में रखकर बनाया जाए। पंचायतों में बेहतर रिकॉर्ड रखने का कार्य दूसरी संस्था नहीं कर सकती। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नए पंचायत भवन 3 मंजिला बनाए जा रहे हैं, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा ही बनाया जाएगा। राज्य शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार समिति का गठन वर्ष 2020-21 से 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। राज्य शासन द्वारा इस समिति के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करते हुए इसे आगामी वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश इसके जारी किए गए हैं। विभागीय योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को उन्नत नस्ल के सांड उपलब्ध कराए, जिससे गौवंश का नस्ल सुधार हो और दुग्ध का उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सके। मध्य प्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति द्वारा सोमवार को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय जर्सी पशु प्रजनन क्षेत्र भदभदा भोपाल के भ्रमण के दौरान विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। भ्रमण के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा विगत 3 वर्षों में प्रक्षेत्र की संचालन प्रक्रिया, प्रक्षेप पर संधारित नस्लें, प्रक्षेत्र के आय व्यय, बाउंड्री वॉल के निर्माण, असिंचित भूमि को सिंचित करने, कॉन्फ्रेंस हॉल की व्यवस्था, गौवंश की जेनेटिक ब्रीडिंग, वैल्यू टेस्टिंग, प्रक्षेत्र का सीमांकन तथा पशुपालकों को डेयरी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्था के निर्माण आदि विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना एक पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ब्रांडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है। ई-नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन, कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल है। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। कि इस अंक में बस इतना ही और कृषि दर्शन के अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।